जिसे एक आर्टिकल में बंद नहीं किया जा सकता। आज की इस वीडियो में हम आपको भुट्टो के जराइम और उनकी सजा के बारे में बताएंगे। कोशिश होगी कि भुट्टो की फांसी में मुलव्विस असली किरदारों का सरसरी जायजा लिया जा सके। जुल्फकार अली भुट्टो ने सितंबर 1971 में उस वक्त इख्तिदार संभाला जब पाकिस्तानी कौम अपनी तारीख के बदतरीन बहरान का सामना कर रही थी। पाकिस्तान का वजूद पारा पारा हो चुका था और उस पर लगने वाले जख्मों से खून रिस रहा था। मुल्क के दो लख्त होने के बायस कौम के हौसले पस्त हो चुके थे। 90,000 पाकिस्तानी फौजी फंस चुके थे। इन हालात में सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद थी, जुल्फकार अली भुट्टो। फौज का मोराल तकरीबन खत्म हो चुका था। उस वक्त कौम की नजरें जुल्फकार अली भुट्टो पर जमी हुई थीं, जो उस वक्त एक मसीहा के तौर पर सामने आया और अवाम की उम्मीदों के ऐन मुताबिक एक बेहतरीन, मुनज़्ज़म और ज़ेर सियासतदान और कायद की हैसियत से भरपूर सियासी बसीरत के साथ अपने काम का आगाज किया। उन्होंने अपने तई एक दम तोड़ते हुए सियासी निज़ाम को एक नया निज़ाम दिया और उसमें एक नई रूह फूंकने के लिए बाज़ इनकलाबी इस्लाहात का भी ऐलान किया। मायूसी और नामुरादी के अंधेरों से उम्मीद की किरण फूटने लगी। जुल्फकार अली भुट्टो की खारजा पॉलिसी की कामयाबी का अंदाज इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान को बहुत जल्द कौमों की आलमी बरादरी में उसका खोया हुआ मकाम वापस मिल गया। ये भुट्टो ही की सलाहियतों का मौजा था कि चीन, शिमाली कोरिया, लीबिया, शाम और PLO पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्तों की सफ में शामिल हो गए। 1974 में लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस OIC का कामयाब इनेकाद जुल्फकार अली भुट्टो और पाकिस्तान की कामयाबी की वाज़े अलामत समझा जाता था। भुट्टो की पूरी तवज्जो खारजाई उमूर पर मबजूल थी और वो सिर्फ और सिर्फ खारजी उमूर पर ही काम कर रहा था। जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के वजूद को बरकरार रखने के लिए एटमी कुव्वत के हुसूल को नागुज़ीर करार दिया, लेकिन यही फैसला भुट्टो के अपने वजूद को बरकरार न रख सका और उसे फांसी के फंदे तक ले गया। एटमी कुव्वत बनने के लिए किए गए फैसलों और मुख्तलिफ इक़दामात ने मगरिब और खास तौर पर अमरीकी ऐवानों में खतरे की घंटियां बजा दी, क्योंकि उनके लिए जुल्फकार अली भुट्टो तीसरी और इस्लामी दुनिया के लीडर की हैसियत से उभर रहे थे। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने की कोशिश अमरीका और उसके हवारियों के लिए एक बड़ा चैलेंज थी, जो मुस्तकबिल में खित्ते में उनके मफादात के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। तारीख के मुताले से पता चलता है कि भुट्टो की अंदरूनी महाज पर उस वक्त गिरफ्त ढीली पड़ना शुरू हो गई जब उसके सियासी मुखालफीन एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए। भुट्टो के बारे में कहा जाता है कि वो सियासी मुखालफ बर्दाश्त नहीं करते थे और शायद यही वजह बनी कि तमाम पार्टियां भुट्टो के खिलाफ जमा हो गईं और आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ भुट्टो के गिरेबान तक पहुंच गए। साबिक चीफ ऑफ स्टाफ डायरेक्टरेट जनरल ISI ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद अहमद इरशाद त्रिमजी अपनी किताब हसास इदारे में लिखते हैं कि इंटेलिजेंस की बाज़ मुसद्दका इतलात के मुताबिक इस मरहले पर अमरीका जो भुट्टो से बहुत ही खौफजदा था, मुखालिफ सियासी जमातों में पूरी तरह शामिल हो गया। उसने भुट्टो के खिलाफ सूरत हाल से भरपूर फायदा उठाया और नफरत की आग पर तेल छिड़कने का काम किया। उस वक्त भुट्टो एटमी सलाहियत के हुसूल के लिए दीवानावार काम कर रहे थे और उनकी सरतोड़ कोशिश थी कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत के तौर पर सामने आए, जो अपनी सलामती का खुद जामिन बन सके और अमेरिका और उसके इत्तेहादी पाकिस्तान का कुछ ना बिगाड़ सकें। अगस्त 1976 को अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने लाहौर में जुल्फकार अली भुट्टो से मुलाकात की और उस मुलाकात में एटमी ताकत बनने के हुसूल के लिए की जाने वाली कोशिशों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और भुट्टो को अपनी क़यादत का पैगाम दिया। दूसरी जानिब भुट्टो का पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का फैसला अटल था, जो हर हाल में वतन के दिफा की खातिर आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार थे। मिस्टर किसिंजर ने जहाज में सवार होते वक्त भुट्टो से कहा कि मिस्टर भुट्टो, हम तुम्हें एक इबरतनाक मिसाल बना देंगे। अपनी बात की मजीद वजाहत के लिए अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि मिस्टर भुट्टो, जब सामने से रेलगाड़ी आती दिखाई दे तो अक्लमंद पटड़ी से हट जाता है। यूं अमरीकी सेक्रेटरी खारजा को अपना मौक़िफ़ मनवाए बगैर ही अमरीका वापस जाना पड़ा। ताहम भुट्टो की तकदीर उसी दिन ही लिख दी गई थी। भुट्टो दुश्मनी में चंद सियासतदान इस हद तक आगे चले गए थे कि उसे इस्लाम दुश्मन और यहूद निसारा का एजेंट कहने लगे। हत्ता कि अमरीकी सफारतकार इस मुहिम में कूद पड़े और अब ये बात ढकी छुपी नहीं रही। लाहौर में कायम अमरीकी कॉन्सुलेट जनरल के पॉलिटिकल ऑफिसर जेन एन कबन का किरदार इस हवाले से खासा फ़आल रहा। कई एक मकामी सियासतदानों की भरपूर इमदाद की गई और भुट्टो को कभी काफिर बनाया गया और कभी सेहूनी ताकतों का नुमाइंदा बनाया गया।
ब्रिगेडियर अहमद इरशाद के मुताबिक जमात इस्लामी के उस वक्त के रहनुमा जनाब मौलाना मौदूदी और शेरावाला गेट के जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल्ला अनवर के साथ अमरीकी सफारतकार जेन एन गिबन ने मुसलसल मुलाकातों और राब्तों का एहतमाम कर रखा था। अहमद इरशाद अपनी किताब में मजीद लिखते हैं कि ये जेन ही था जिसने लाहौर से इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने के चीफ ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसर हार्डर बी शेफर को ये पैगाम दिया था कि पार्टी खत्म हो गई, माल लुट गया, जिसके जवाब में भुट्टो ने मशहूर जुमला कहा था कि पार्टी अभी खत्म नहीं हुई, याद रखो हाथी के कान बहुत लंबे होते हैं। भुट्टो को हटाने के लिए अमरीकियों ने पाकिस्तान के सियासतदानों और मजहबी रहनुमाओं के लिए अपने खजाने के मुंह खोल दिए। 30 लाख रुपए का एक चेक जो एक बैरूनी हुकूमत की तरफ से जमात इस्लामी के एक सरबराह के नाम आया था, वो हुकूमती कारिंदे के हाथ लग गया था, जिसकी एक फोटोकॉपी सिंध के वजीर आला गुलाम मुर्तजा जतोई को दी गई, जो उन्होंने भुट्टो तक पहुंचा दी। भुट्टो को हटाने के लिए मजहबी जमातें इस तरह एक हो गईं कि पहले भुट्टो को हटाने के लिए एक मुहिम शुरू की गई जो अचानक निजाम मुस्तफा में बदल गई। यूं घरों की छतों पर अजानें देने का सिलसिला शुरू हो गया। कहते हैं कि फी अजान के पैसे दिए जाते थे। भुट्टो को हटाने का अमरीकी मंसूबा इस हद तक मजबूत था कि 4 जुलाई को जब PNA दाएं बाजू की सियासी जमातों का इत्तेहाद पाकिस्तान नेशनल अलायंस और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी दौर शुरू हुआ और दोनों जमातें एक मुतफिका समझौते पर पहुंच गईं, तो PNP की मुज़ाकराती टीम के अरकान मुफ्ती महमूद, नवाबजादा नसरुल्लाह खान और प्रोफेसर गफूर ने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुज़ाकरात के दौरान जो तजावीज़ पेश की हैं वो उन्हें कबूल हैं। मगर इसके ऐलान के साथ ही एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान, पीर पगाड़ो, बेगम नसीम वली खान और मौलाना नूरानी ने इस मुआहदे को न सिर्फ तस्लीम करने से इनकार किया बल्कि इन तीनों रहनुमाओं की हैसियत को भी चैलेंज कर दिया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन मुज़ाकरात को सबूताज करने के पीछे कौन था और उनकी डोरें कौन हिला रहा था। भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल में फांसी की सजा दी गई जो कानूनी लिहाज से नहीं बनती थी, इसलिए इसको अदालती कत्ल कहा गया। अहमद इरशाद तनवीज़ी अपनी किताब में एक और वाक़या भी नकल करते हैं जिसमें एक टेलीग्राम का जिक्र है जो अमरीकी सफारतखाने में मोस्ट अर्जेंट के नाम से मौसूल हुआ था। इस पैगाम को जब द कोड का नाम दिया गया और डिकोड किया गया तो इसमें वाज़ेह लिखा हुआ था कि भुट्टो को हर हाल में तख्ता-ए-दार तक जाना चाहिए। यूं उस वक्त की दाएं बाजू की जमातें अमरीकी इत्तेहादी बनकर भुट्टो की फांसी में शरीक जुर्म हुई। डिकोड किए जाने वाले इस पैगाम को तख्ता-ए-दार तक ले जाने में आसानी हुई। उसके बाद ऐसी सियारत का आगाज हुआ जिसने आज तक इस वतन को तारीकी से निकलने नहीं दिया। भुट्टो से पहले वतन अजीज अमरीकी ब्लॉक में था तो भुट्टो ने इक़्तिदार संभाल कर खारजा पॉलिसी ऐसी तश्कील दी कि इलाकाई ममालिक और इस्लामी तंजीम के रुकन ममालिक एक पेज पर आ गए। यही वो बड़ा गुनाह था जिसने भुट्टो को तख्ता-ए-दार तक पहुंचाया। भुट्टो की शहादत के बाद एक फौजी आमिर ने साबिका फौजी आमिर अयूब खान के नक्शे कदम पर चलते हुए एक मरतबा फिर मुल्क को अमरीकी ब्लॉक का हिस्सा बना दिया। यूं अफगान जहाद का दौर शुरू हुआ और भुट्टो के दौर में अमरीकी ब्लॉक से निकलने वाला मुल्क एक मरतबा फिर अमरीकी ब्लॉक का हिस्सा बनकर रूस के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, जिसके असरात आज तक जारी सारी हैं। फौजी आमिर ने ऐसे हाथी को 17,000 किलोमीटर दूर से लाकर खित्ते में खड़ा कर दिया जो अब जाने का नाम ही नहीं लेता। गो के अब पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अमरीका अफगानिस्तान से निकल जाए, लेकिन ख्वाहिशात से कब मामलात दुरुस्त होते हैं। यही हाल भुट्टो के हवाले से है और पाकिस्तान के हवाले से है। भुट्टो दुनिया का वाहिद इंसान है जो पूरा साल जिंदा रहता है, बल्कि जो अभी भी जिंदा है। शाहनवाज भुट्टो अपनी फैमिली के साथ 1938 में मुंबई मुंतकिल हुए तो भुट्टो को मुंबई के कैथेड्रल हाई स्कूल में दाखिल करा दिया। क्या उन्हें ये इल्म था कि ये बच्चा पाकिस्तान के लिए इतना काम करेगा और इस बच्चे को इन तमाम तर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जो उसे जिंदगी के आखिर तक सामना करनी पड़ी। आपको क्या लगता है कि भुट्टो खानदान के साथ होने वाले जुल्म ज्यादती के पीछे कौन है? इन तमाम वजूहात कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिन वजूहात की बिना पर भुट्टो खानदान का नामो निशान तक मिटाने की बात की जाती है और भुट्टो खानदान का नामो निशान किसी हद तक मिटा भी दिया गया? अगर आप जानते हैं इन तमाम हकायक को तो हमें भी लाजमी आगाह कीजिए और हमें भी बताइए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस में इन हकायक पर रोशनी डाल सकें और इन हकायक के बारे में बात की जा सके। आइंदा आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भुट्टो खानदान पर ये तमाम तर जुल्म क्यों किए जाते रहे हैं और कौन है इस सब के पीछे, कौन है कि दास्तान जो कि एक सदी पर मुश्तमिल है